नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी तक तो सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर लगी हुई थी। उनके रिजल्ट आ गए हैं। ये पता चल गया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ही तीसरी बार अपनी सरकार गठित करके एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी दलों की सरकार बनने जा रही है। तो अब सबका फोकस इस पर केंद्रित हो रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा कब होती है। चुनाव आयोग अपना शेड्यूल लेकर के चुनाव का कब मीडिया के सामने उपस्थित होता है। लोगों की निगाहें इस पर भी हैं कि इन दो अहम राज्यों के साथ क्या दिल्ली के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन कराने जा रहा है या दिल्ली के चुनाव बाद में होंगे और पहले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव वो करा लेगा। जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 26 नवंबर तक हमें महाराष्ट्र में चुनाव कराने ही कराने हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र तो एक साथ हो जाएंगे, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन साहब, एक सियासी घटना ऐसी है जो इस समय पर्दे के पीछे से घट रही है, यानी सामने तो दिखाई नहीं दे रही है, पर यह घटना ऐसी है जो बहुत बड़ा सियासी धमाका साबित होने वाली है। कुछ कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं और ये पिछले करीब करीब आप समझ लीजिए 1 साल से तो मिल ही रहे हैं। 1 साल नहीं तो मार्च 2024 से तो मिल रहे हैं। याद करिए, हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना प्रत्याशी बनाया था राज्यसभा के लिए और इस उम्मीद में बनाया था कि हमारे पास 68 के सदन में 40 एमएलए हैं, 35 एमएलए चाहिए किसी को भी राज्यसभा में भेजने के लिए और अभिषेक मनु सिंघवी आसानी से राज्यसभा में चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चल दिया। पूर्व कांग्रेसी हर्ष महाजन को उनके सामने मैदान में उतार दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल 25 एमएलए थे। यानी भारतीय जनता पार्टी को हर्ष महाजन को जिताने के लिए 10 एमएलए की जरूरत थी। 3 निर्दलीय जो कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए और कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। यानी कांग्रेस के 6 एमएलए ने बगावत कर दी। और ये 6 एमएलए कौन थे बगावत करने वाले और क्रॉस वोटिंग करने वाले? सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और 3 निर्दलियों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी वो थे केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा। इससे क्या हुआ? 6 एमएलए कांग्रेस के अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो उनकी संख्या घट करके रह गई 40 से 34 और 3 निर्दलीय बीजेपी के पास आ गए तो 25 और 3 28 और 6 कांग्रेस के यानी 34। तो अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले। फिर पर्ची से फैसला हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी हार गए और हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए। तो जो इनके कांग्रेस पार्टी के स्पीकर थे कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 एमएलए को अयोग्य घोषित कर दिया और ये 24-26 घंटे के भीतर भीतर हो गया। यानी 40 में से 6 घट करके कांग्रेस के 34 रह गए। लेकिन 68 के सदन में जब 6 वहां से घटे तो उनकी संख्या 62 रह गई और 3
निर्दलीय एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये संख्या और घट गई। यानी कांग्रेस सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक बड़ी बगावत की शुरुआत मार्च 2024 में, यानी लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले हिमाचल में हमें देखने को मिली। लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में चारों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को मिल गई और जो 6 निष्कासित हुए थे, अयोग्य घोषित हुए थे, उन सीटों के लिए जो चुनाव हुए, उनमें 4 सीटें तो कांग्रेस पार्टी ने जीत ली और 2 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर के कितनी हो गई? 25 और 2 27। इसके बाद फिर 3 निर्दलीय ने जो इस्तीफा दिया था, उसके लिए जो चुनाव हुए, उसमें भी 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और 1 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या हो गई 28 और कांग्रेस फिर से 40 पर पहुंच गई। यानी आप मोटे तौर पर यह मान सकते हैं कि कांग्रेस तो वहीं स्टैंड कर रही है जितने उसके विधानसभा चुनाव के समय आए थे, 40 एमएलए, और भारतीय जनता पार्टी के बढ़कर के 25 से 28 हो गए और 1 राज्यसभा का सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जितवा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो फायदे में ही रही। ये अलग बात है कि जो बगावत हुई थी उस समय कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ, सरकार बचाने में ये लोग कामयाब हो गए। ये मामला वैसे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था पठानिया के खिलाफ के इतनी जल्दबाजी में हमारी बात सुनी नहीं ठीक से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिली नहीं, एमएलए को, उनकी सदस्यता चली ही गई। चुनाव हुए, उनमें 2 बीजेपी के पास जीत करके आ गए, 4 एमएलए कांग्रेस के पास चले गए। उसके बाद कुछ घटनाक्रम घटते हैं साहब हिमाचल में। 3 चेहरों को याद करिए बस। एक चेहरा है अनिरुद्ध सिंह, दूसरा है रोहित ठाकुर और तीसरा चेहरा है विक्रमादित्य सिंह। ये तीनों, रोहित ठाकुर का चेहरा मैं इसलिए याद करा रहा हूं आपको कि ये योगी आदित्यनाथ से मिलकर के आए थे, उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नीति है उसकी इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इन्होंने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति है वो हम हिमाचल में भी लागू करेंगे। यानी मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, कांग्रेस सरकार में, लेकिन इन्होंने योगी सरकार की शिक्षा नीति की भूरी भूरी प्रशंसा की, मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दूसरे इनके मंत्री अनिरुद्ध सिंह, इन्होंने जो संजौली मस्जिद का विवाद हुआ था उसमें सदन में खड़े होकर के उस मस्जिद को न केवल अवैध बताया बल्कि ये भी कहा कि इससे शांति भंग हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, छेड़छाड़ बढ़ रही है, लव जिहाद बढ़ रहा है, अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है संजौली में, शिमला के उस पूरे उप क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि संजौली मस्जिद को लेकर के भी, मंडी की मस्जिद को लेकर के भी हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हिंदू सड़कों पर उतर आए थे। उस समय मीडिया में बहुत जबरदस्त इनकी चर्चाएं हुई थी। तीसरा चेहरा विक्रमादित्य सिंह, और ये खास चेहरा है। विक्रमादित्य सिंह कोई मामूली एमएलए या नेता या मंत्री नहीं है सुक्खू सरकार के। ये हिमाचल प्रदेश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। प्रतिभा सिंह अभी भी वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाई हुई हैं। और विक्रमादित्य सिंह ने, जब योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपनी पहचान लिखनी पड़ेगी, वो हिंदू नाम की दुकान है, मुस्लिम नाम की दुकान है,
किस सबको अपना परिचय देना पड़ेगा। तो विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पोस्ट लिख करके योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा करके ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह अब हिमाचल में भी वेंडर्स को, दुकानदारों को, ठेली वालों को, सबको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। और उन्होंने अलग-अलग टीवी चैनलों से इंटरव्यू में ये भी कहा था कि चूंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, तो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनको ये जानने का पूरा हक है कि वो जो जिस दुकान से सामान खरीद रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खा रहे हैं, वो किसका है, किसकी है वो दुकान, ताकि एक भरोसा उनको रहे। उस पर जो जम करके बवाल हुआ, अनिरुद्ध के बयान पर भी बवाल हुआ और रोहित ठाकुर के बयान पर कि हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति जैसी जो है हिमाचल में लागू करेंगे, इसको लेकर के भी कांग्रेस के भीतर जबरदस्त हड़कंप देखने को मिला। ऐसा लगा कांग्रेस नेतृत्व को कि साहब ये हो क्या रहा है, सरकार कांग्रेस की है, मंत्री कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के सिंबल पर जीत करके आए हैं और मार्च में पार्टी के चुन करके आए 6 एमएलए ने बगावत करके जो अधिकृत प्रत्याशी था अभिषेक मनु सिंघवी, वो हार गया और उसके बाद 3 एमएलए भी चले गए। उसके बाद फिर लगातार ये झटके लग रहे हैं और ये जो मस्जिदों वाला विवाद पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से तूल पकड़ा है, उसका असर हमने पहले भी कहा था कि उसका असर आपको हरियाणा के चुनाव में देखने को मिल सकता है और वो देखने को मिला। सारे हिंदू एकजुट हो गए। कई घटनाएं वैसे घटी हैं जिनकी वजह से हरियाणा का हिंदू जो है वो एकजुट हो गया। वो ना जाट रहा, ना बनिया रहा, ना ब्राह्मण रहा, ना दलित रहा, ना वो ओबीसी रहा, सब वो एक तरीके से फिर से यूनाइट हुए। जो लोकसभा चुनाव में ये लोग बांटने में कामयाब हो गए थे, एक तरीके से वहां पर उन्होंने अपनी भूल भी सुधार ली। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, क्रूरता हुई, लूटपाट हुए, उनकी माँ बहन बेटियों की असमत पर जिस तरीके से हाथ डाले गए, उसको लेकर के भी हिंदुओं ने सोचा कि हमने जातियों में बंट करके क्या हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी 240 पर सिमट करके रह गए, 272 तक नहीं पहुंच पाए, केवल हमारे बटे होने की वजह से। और बटे हुए हैं इसलिए ये जगह जगह हालात देखने को मिल रहे हैं कि अवैध मस्जिदें खड़ी की जा रही हैं, रेलवे पटरियों के किनारे जो है अवैध बस्तियां बना करके रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ और तमाम इधर उधर से आए हुए लोग जो हैं वो अपनी बस्तियां बना रहे, अवैध बस्तियां बना रहे हैं। यानी उन लोगों को लगा कि एक शांत चित्त पहाड़ी स्टेट, इसको भी फिरका परस्ती के बारूद के ढेर पर धीरे धीरे बैठाने की कोशिश हो रही है और शांति भंग की जा रही है। तो इसलिए वो सड़कों पर उतरना शुरू हुए। और जो 3 नाम मैं ले रहा हूं, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह, ये 3 आधार बन रहे हैं कहीं ना कहीं एक और असंतोष कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के प्रति। हमें वहां पर वो जो एक कविता है हरिओम पवार की, धीमी धीमी चाल ये भूचाल ना हो जाए, तो ये भूचाल होती हुई दिखाई दे रही है। विक्रमादित्य सिंह को बुलाया गया था दिल्ली, केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात उनको हिदायतें दी, फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई, उनको नसीहतें दी गई। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का आप शिमला पहुंचने के बाद का बयान देखिए, तो उन्होंने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य, उनका जीवन हमारी पहली चिंता है। यानी यहां उनको चाहे जो कहा गया,
लेकिन वो जो उन्होंने फैसले लिए उस पर अड़िग दिखाई दिए। अब सूचना क्या है? जो मैंने लिखा भी है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और 40 एमएलए लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे और फिर उनको ही भारतीय जनता पार्टी ने आगे करते हुए उन्हीं की अगुवाई में सरकार गठित की, यानी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और वहां पर नेतृत्व परिवर्तन हो गया। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी और बगावत करके आए शिव सैनिकों की सरकार महाराष्ट्र में बन गई। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी ये जानकारी मिल रही है कि ये जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कभी भी बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, कब अधिसूचना जारी होगी, कब नॉमिनेशन होंगे, कब पर्चों की जांच पड़ताल होगी, कब नॉमिनेशन वापस होंगे, किस दिन मतदान होगा, किस दिन मतगणना होगी और इसके साथ झारखंड के भी चुनाव घोषित होंगे। उससे पहले हिमाचल में एक बड़ा सियासी बवाल, बड़ा सियासी भूचाल हमें और आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे संकेत हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाते एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है और ये कभी भी ज्वालामुखी बन सकती है और ये बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस नेतृत्व के लिए कि आप जो पब्लिक के सेंटीमेंट हैं उनकी अनदेखी करके मुस्लिम परस्ती की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको ध्यान है, हरियाणा के चुनाव से पहले जो संजौली मस्जिद के प्रबंधक थे और जो वक्फ बोर्ड के लोग थे, उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर को क्या ज्ञापन दिया था? उन्होंने कहा था कि साहब हम तो शांति प्रिय लोग हैं और हम हिमाचल जो एक शांतिपूर्ण प्रदेश है उसमें किसी भी तरह की कसीदगी नहीं चाहते, किसी तरह का बवाल नहीं चाहते, सब मिलजुल करके रहें, सद्भावना में रहें, हम तो ये चाहते हैं। और आप हमें कहिए तो हम जितनी अवैध मंजिलें बताई जा रही हैं मस्जिद की, वो खुद ही गिरा देंगे। अल तकिया जिसको बोलते हैं कि एक कदम पीछे खींच लीजिए फिर अचानक 2-3 कदम आगे बढ़ जाइए। जैसे ही हरियाणा के चुनाव हुए, अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि नगर निगम कमिश्नर ने जो आदेश दिए हैं कि अवैध तीनों मंजिलों को गिरा दिया जाए, तो वो उसको चैलेंज करेंगे अब हाई कोर्ट में। यानी पहले कह रहे थे कि हम खुद ही इन अवैध मंजिलों को गिराने को तैयार हैं और अब कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। और ये माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव से पहले ये जो अल तकिया उनकी नीति थी, इसके पीछे भी कांग्रेस का नेतृत्व था। उनको कहा गया कि मामले को शांत करो, नहीं तो हरियाणा में नुकसान हो जाएगा। और अब हरियाणा में जैसे ही इनकी इच्छाओं को दमित करते हुए उलट नतीजे आ गए और भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई, तो अब कांग्रेस को लग रहा होगा कि भाई फिर मुस्लिम मुस्लिम ही खेला जाए। तो फिर से उनको पीछे से उंगली लगाई गई कि आप लोग जो हैं इसको चैलेंज करिए और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ आप अपील दायर कर दीजिए। ये जो कांग्रेस की नीति है, ये इनकी हिमाचल प्रदेश सरकार के भी मंत्रियों को और बहुत सारे एमएलए को रास नहीं आ रही है। ठीक है, 6 एमएलए ने बगावत की थी, उसमें से 4 फिर जीत करके आ गए, तो इनकी सरकार तो बच गई थी। और जो 3 निर्दलीय रिजाइन किए थे, उनमें से भी 2 जीते और वो फिर कांग्रेस के साथ चले गए। यानी 3 सीटों पर जो निर्दलियों के खाली करने पर हुई, उस पर जो उपचुनाव हुए, 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, तो उनके एमएलए ठीक है 40 हैं।
लेकिन ये सरकार भीतर से बहुत भौथरी है, बहुत खोखली है, हिल रही है। और जो इसके आधार स्तंभ माने जाते हैं, वैसे तो जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उसी समय जो विक्रमादित्य और उनकी माताजी प्रतिभा सिंह, उनके बयान हमारे सामने आए थे। इनका पूरा खेमा जो है वो इस फैसले को पचा नहीं पाया था कि सुखविंदर सुक्खू को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उनकी यही इच्छा थी कि वीरभद्र की जगह या तो प्रतिभा सिंह को बनाया जाए या विक्रमादित्य सिंह को बनाया जाए। विक्रमादित्य सिंह की उम्र अभी कम है, अनुभव कम है, इस लिहाज से शायद कांग्रेस पार्टी ने सोचा होगा कि नहीं, सुक्खू को बनाया जाए। लेकिन जो हालात इस समय बदल रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में जिस तरीके से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उसको देखते हुए हिमाचल के भी कांग्रेस के एमएलए को लग रहा है कि भाई यहाँ पर, चूंकि पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहाँ पर इनको देवभूमि वैसे ही कहा जाता है, तो हिंदू मान्यता वाले, हिंदू देवी देवताओं को मान्यता देने वाले लोग ज्यादा हैं। धर्म भीरू जिनको कहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं। ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग। तो अगले कुछ दिनों में, और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहले ही कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आपको इस शांत दिखने वाले हिमाचल पहाड़ी राज्य में देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।